हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपने अक्सर सुना होगा कि बैंक अपने प्रॉफिट पर डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं। तो आरबीआई ने इसकी नई और बहुत क्लियर कट गाइडलाइन जारी कर दी है कि कोई भी बैंक अब डिविडेंड अगर जारी करेगा तो उसे किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और उसमें खासकर से अगर लिंकेज की बात करें तो बैंक के जो प्रॉफिट होते हैं उस साल के या पिछले साल के, उसका एक कंपैरिजन रेशियो बना दिया है कि अगर उस स्थिति में बैंक है तभी वो डिविडेंड जो है डिक्लेयर कर पाएगा। तो आज इस सारे मुद्दे को बहुत बढ़िया से समझते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के जानकारी भरे वीडियो आपको फायदे पहुंचा सकते हैं, आपकी जानकारी को उम्दा कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, तो आरबीआई ने एक बोला है कि कौन एलिजिबल हैं जो डिविडेंड दे पाएंगे। तो सबसे पहला अगर पॉइंट हम उठाते हैं तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आरबीआई ने एक प्रुडेंशियल नॉर्म्स होते हैं, इनको डिक्लेरेशन ऑन डिविडेंड एंड रेमिटेंस ऑफ प्रॉफिट, यानी दोनों बातें हैं, डिविडेंड को डिक्लेयर करना और उसको रेमिटेंस करना। बाहर विदेश में अगर आपकी कोई बाहर की ब्रांच है तो उसको विदेश में भेज पाएंगे या नहीं भेज पाएंगे उसके बारे में। और ये 10 मार्च को जारी किया था। और जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से चालू होगा वहां से ये रूल्स चालू हो जाएंगे। अब इसमें क्या है, बोर्ड को भी इन्होंने बहुत उसमें लिया हुआ है कि बोर्ड क्या देख रहा है। द डाइवर्जेंस इन एसेट्स क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग फॉर एनपीए, यानी कि बोर्ड को देखना होगा कहीं ऐसा तो नहीं कि एसेट क्लासिफिकेशन ढंग से नहीं किया हुआ है, प्रोविजनिंग ढंग से नहीं करी है, और साथ साथ में ऑडिटर की रिपोर्ट, ये दोनों बात बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर इसमें कोई ऑब्जेक्शन है तो इस काम को हम नहीं करेंगे। दूसरी बात, 5 मोटे मोटे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें रखे गए हैं। सबसे पहला, कंप्लायंस विद रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कि कैपिटल की रिक्वायरमेंट की जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस है उनका कंप्लायंस करना है, और वो प्रीवियस ईयर में भी होना चाहिए और उस ईयर में भी होना चाहिए जिस ईयर में आप डिविडेंड को प्रपोज कर रहे हैं। दूसरा, जो रेगुलेटरी कैपिटल है वो कभी भी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे नीचे नहीं होनी चाहिए जब आप डिविडेंड डिक्लेयर यानी पेमेंट कर दें तो। नेक्स्ट पॉइंट है, बैंक सेल हैव पॉजिटिव एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम पीएटी यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लेंगे। उसमें जो भी आपका नेट एनपीए है उसका 50% माइनस करेंगे। तो उससे जो फिगर बनेगी उसको बोलेंगे एपीएटी, यानी एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोले। मतलब एक तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, और अगर हम उसमें से 50% नेट एनपीए का प्रोविजन माइनस कर दें तब वो एपीएटी बन जाएगा। इसके बारे में बात की गई है। एज ऑन 31 मार्च ऑफ फाइनेंशियल ईयर फॉर विच, किसमें, जो हमारा जिस ईयर में डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा तो उस ईयर में एपीएटी कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। अब फॉरेन बैंक, और इसके अलावा अगला पॉइंट है फॉरेन बैंक इन ब्रांच मोड, यानी कुछ बैंक ऐसे हैं जिनकी ब्रांचें यहाँ पे चलती हैं, उनके बारे में सेल हैव पॉजिटिव पीएटी, उनका जो पीएटी पॉजिटिव होना चाहिए फॉर द पीरियड फॉर विच, यानी कोई अगर फॉरेन बैंक की यहाँ ब्रांच चल रही है तो उसके लिए भी बोला हुआ उनका जो ये भी है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी वो अपने हेड ऑफिस में इस चीज को रेमिट कर पाएंगे। अगला पॉइंट है, बैंक शुड नॉट बी अंडर एनी एक्सप्लिसिट रेस्ट्रिक्शन डिक्लेरेशन डिविडेंड आरबीआई, आरबीआई या किसी और अथॉरिटी ने उस बैंक को मना ना कर दिया हो कि आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसका भी बहुत ध्यान रखा जाएगा। अब दोस्तों, ये जो डिविडेंड डिक्लेयर होगा इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं कि डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए क्या क्या, किस किस रेंज में आपकी कैपिटल होनी चाहिए तभी आप डिविडेंड को डिक्लेयर कर पाएंगे। तो इसके लिए पहला पॉइंट बोला गया है, देखो दो तरह के बैंक होते हैं, एक होता है डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक होते हैं, एक होते हैं नॉन डीएसआईपी। तो जितने भी बैंक हैं, एलिजिबल बैंक में डिक्लेयर एंड पे डिविडेंड अप टू द लिमिट बिलो, तो यहाँ पे ये लिमिट दी हुई है। इस लिमिट में क्या बोला हुआ कि कभी भी पीएटी का 75% से ज्यादा डिक्लेयर डिविडेंड कभी भी नहीं होगा जिस ईयर में ऐसा प्रपोज किया हुआ। यहाँ पर जेड एक फिगर लिखी गई है, इस जेड का मतलब क्या है, जेड रेफर्स टू रेस्पेक्टिव एप्लीकेबल डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, यानी जो जो डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक हैं तीन, उनके लिए कुछ जेड एक अलग से रखा गया है, बाकियों के लिए ये लिखा हो। यानी अगर किसी नॉर्मल बैंक का जो सेट वन का कैपिटल का रेशियो है वो अप टू 8 है,
और जेड यानी कि नॉन डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, उस कंडीशन में वो 0% डिविडेंड दे पाएगा। लेकिन अगर 8 से ज्यादा और 10 तक है तो 20% बांट पाएगा, 10 से 12 तक है तो 30%, 12 से 14 तक है तो 40%, 14 से 16 है तो 15%, और 16 से 17, अब यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ 1-1% की स्लैब बना दी, यहाँ तक तो 2-2% की स्लैब बनाई थी, या 1-1% ने 16 से बड़ा लेकिन 17 तक, 17 से बड़ा लेकिन 18 तक। तो ये यहाँ पे 60%, 70%, 80%, 90% और 100%, यानी कि 100% डिविडेंड तभी वो कोई बैंक डिक्लेयर कर सकता है जब उसका सेट वन जो है 20% प्लस जेड। जेड क्या होगा? अगर वो डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली है तो उसके लिए जेड बफर अलग से होता है, प्लस वो मतलब 20 प्लस उतना अगर होगा तो ही वो डिक्लेयर कर पाएगा। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि अगर बैंक का अपना स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है तो ही वो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप बैंकर हैं, जेआईबी सीआईबी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लाइव इंटरेक्टिव बैचेस चलते हैं जिसमें हम लोग आपको लाइव क्लासेस की रिकॉर्डेड भी प्रोवाइड कराते हैं, साथ में सीआईबी का भी, दोनों ही जेआईबी और सीआईबी के दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। और जेआईबी की बात करते हैं तो जो टूर सर के एमसीक्यू यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, और सीआईबी की बात करें तो एमसीक्यू और केस स्टडी अवेलेबल होती है, साथ में रिकॉर्डेड होती है। और इस समय एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जेआईबी ओनली 2499 और सीआईबी ओनली 3499 में एग्जाम टाइम में कैप्सूल क्लासेस मिल जाती हैं, मैराथन रिवीजन एमसीक्यू कंप्लीट पैकेज मिल जाता है। और अगर ये सारी जानकारी और बेहतरी से चाहते हैं और अच्छे अच्छे वीडियो देखना चाहते हैं तो मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया, उसे जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगली बात आती है कि अभी हमने बात की थी कुछ फॉरेन बैंक्स भी यहाँ काम करते हैं, तो वो कितना पैसा बाहर रेमिटेंस कर सकते हैं, वो कब एलिजिबल नहीं है, और उनकी रिपोर्टिंग भी करनी जरूरी है। सबसे पहली बात, बैंक है फॉरेन का लेकिन इंडिया में ऑपरेशन कर रहा है, तो विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई वो कहाँ अपने हेड ऑफिस में पैसा भेज सकता है? कब? उसमें कुछ कंडीशंस हैं, क्या है? फॉरेन बैंक दैट सेटिस्फाई अबाउट, जो भी क्राइटेरिया थे वो सारे उसे अभी हमने देखे थे वो होने चाहिए। मे रेमिट नेट प्रॉफिट सरप्लस नेट ऑफ टैक्स देने के बाद वो अपना प्रॉफिट क्या कर सकता है? बाहर भेज सकता है, अराइजिंग आउट ऑफ इट्स इंडियन ऑपरेशन विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई, यानी कि अगर उसका सरप्लस है, पॉजिटिव है, तो ही वो भेज सकता है। अब बात आती है कि कहां पर ये एलिजिबल नहीं है, किस कंडीशन में? प्रॉफिट इनएलिजिबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कब नहीं है? एनी एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट इनकम अगर आ रही है उसकी, तो उसको यहां मना किया गया है। दूसरा, स्टेटरी ऑडिटर रिपोर्ट में कुछ ऐसी ओपिनियन है जो वो कहती है कि भैया पैट जो है इन्होंने ओवर स्टेटमेंट करके दिखाया है, तो वो भी जो है नहीं भेजा जा सकता। नेट अनरियलाइज गेन, यानी दिखा रहा है कि हमारा जो है गेन हुआ लेकिन रियलाइज नहीं हुआ है। और किससे? जब वो क्या करते हैं, जो लेवल 3 के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं उनका वैल्यूएशन करते हैं, वैल्यूएशन करने से प्रॉफिट नहीं भेज सकते, जबकि वो रियलाइज जब तक ना हो तब तक नहीं भेज सकते। बात करते हैं रिपोर्टिंग की, तो बैंक जो भी डिविडेंड पे कर रहे हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा? रेमिटिंग प्रॉफिट सेल रिपोर्ट डिटेल्स टू आरबीआई, जितना भी कर रहे हैं आरबीआई को देना, और वो भी विद इन फोर्टनाइट डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड, ये रिपोर्ट उसको देनी है। ठीक है दोस्तों, पिछले 30 सालों में लगभग 10 लाख से ज्यादा बैंकर्स ने हमारे वीडियोस और पीडीएफ लेसन से अपने जेआईबी सीआईबी प्रमोशन एग्जाम को क्वालिफाई किया है। और इसके साथ साथ इन सब कोर्सेज की जानकारी आपको nstorschoolofbanking.com पर मिल सकती है। दोस्तों, इसके साथ साथ हमारा मोबाइल एप्लीकेशन के उसमें सारी ये जानकारियां आपको मिल जाएंगी। आप लोग इस वीडियो को देखने के लिए आए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो क्वेरी कर सकते हैं। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक और अच्छे वीडियो के साथ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।